हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स जो होती है वो मैन्युफैक्चर की जाती है बर्न्ड क्ले या सैंड के मिक्सचर में। जब हम लाइम और पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट को डालते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में, तब फॉर्म होती है ब्रिक्स। उनको हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनाते हैं और देन उनको हम ड्राई करते हैं और बर्न करते हैं। सो ब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। सो ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट क्या हो गए? क्ले हो गया या तो सैंड हो गया, और लाइम और पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर से ब्रिक्स बनती है। इसको हम रेक्टेंगुलर शेप देते हैं जो कि यूनिफॉर्म साइज़ का होता है, सबके साइज़ सेम होते हैं। फिर उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और बर्न करते हैं, जलाते हैं इन ब्लॉक्स को, ताकि वो अपनी फाइनल स्ट्रेंथ अचीव कर पाए। नाउ ब्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? ब्रिक्स यूज़ की जाती है बिल्डिंग एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्स के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए, पियर्स के लिए और फुटिंग्स के लिए। नाउ साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज़ है, जो मॉड्यूलर ब्रिक है, ये आपकी ब्रिक है, इसका साइज़ होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट 19 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और हाइट भी 9 सेंटीमीटर की। और जब हम इसको मोटर के साथ प्लेस करते हैं तो इसकी साइज़ हो जाती है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, जो कि नॉमिनल साइज़ होती है ब्रिक की। और एक ब्रिक का जो वज़न होता है वो 3 kg होता है। और यहाँ पे जो एक इंडेंट फॉर्म होता है, मीन्स ये एक डिप्रेशन फॉर्म होता है यहाँ ईंटे में, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होती है। ये ब्रिक में बनाया जाता है। और इसकी जो साइज़ होती है, फ्रॉग की साइज़, वो होती है 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। ये जो डिप्रेशन हम देते हैं इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। और इसकी साइज़ होती है लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और डेप्थ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। और फ्रॉग किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि ये जो ईटा है, मीन्स जो ब्रिक है, वो मोटर को होल्ड कर सके, इसीलिए हम फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं। सो ब्रिक्स आर लेड विथ फ्रॉग्स ऑन टॉप। सो हम जब भी ईटा रखते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉग को ऊपर रखते हैं ताकि उसमें मोटर डालें तो वो होल्ड कर पाए मोटर को। नाउ यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है ब्रिक्स को जब हम स्टोन वर्क से कंपेयर करेंगे। सो जो ब्रिक्स होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोन वर्क, क्योंकि जो ब्रिक्स होते हैं वो फायर को रेजिस्ट कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से एज़ कम्पेयर टू स्टोन्स। सो जो ब्रिक्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्पेस भी इनको कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और जो इसको उठाने के लिए जो खर्चा होता है, कोई भी डिवाइस उठाने के लिए कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू स्टोन वर्क। अगर हमको स्टोन वर्क के जो मटेरियल्स हैं उनको उठाना है तो हमको डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। जो अच्छा ईटा होता है वो किस किस मटेरियल से बना होता है, मीन्स उसमें कितने कितने मात्रा के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो फर्स्ट है सिलिका। सिलिका पाया जाता है 50 to 60%। एलुमिना होता है 20 to 30%। आयरन ऑक्साइड होता है 5 to 6%। और लाइम जो होता है वो ग्रेटर देन 5% नहीं होना चाहिए। और मैग्नीशिया लेस देन 1%। और जो एल्कलीज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ना इन सब का प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स ये सब इतने इतने अमाउंट में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको हम 1 by 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है सिलिका। ये 50 to 60% प्रेजेंट होता है। इसका जो पर्पस होता है वो स्ट्रेंथ देना भी होता है, क्योंकि सिलिका स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सीमेंट में भी। और ये ब्रिक्स में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्रैकिंग, श्रिंकिंग और रैपिंग नहीं हो पाए, मीन्स जो आपका ईटा है वो टूटे नहीं, क्रैक्स नहीं आए उसमें, इसीलिए हम सिलिका प्रोवाइड करते हैं। और जो भी शेप आता है, टेक्सचर आता है ब्रिक का, वो सिलिका की वजह से आता है। और एक जो यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है, मीन्स जो उसका सरफेस होता है, वो सिलिका की वजह से आता है। और अगर हम सिलिका ज़्यादा मात्रा में होगा तो जो भी कोहेशन होगा पार्टिकल, ब्रिक्स के पार्टिकल्स के बीच, वो टूट जाएगा और ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, उससे ब्रिटल हो जाएंगी। सो एक्सेस अगर हम सिलिका प्रोवाइड करते हैं तो ये कोहेशन जो पार्टिकल्स के बिटवीन होता है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और ब्रिक्स को ब्रिटल बना देगा। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है वो 20 to 30% होता है। ये प्लास्टिक करेक्टरिस्टिक्स देता है ब्रिक को, जिस वजह से ब्रिक्स जो है वो मोल्ड हो पाती हैं, मीन्स जो ब्रिक्स में शेप आता है प्लास्टिसिटी की वजह से, वो एल्यूमिना की वजह से आता है। अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो गया सो इससे क्या होगा,
ईंटे में क्रैक्स आ सकते हैं, क्रैक्स आएंगे ड्राइंग के समय, और जो ब्रिक्स हैं वो बहुत हार्ड हो जाएंगे जब हम उनको जलाएंगे। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। ये 5 to 6% प्रेजेंट होता है। ये एज अ फ्लक्स एक्ट करता है। ये हेल्प करता है सिलिका को ताकि वो फ्यूज़ हो पाए बर्निंग के समय, और जो ब्रिक्स के पार्टिकल्स हैं वो उनको एक साथ बाइंड करने के लिए आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड किया जाता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है वो हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है ब्रिक को। और जो ब्रिक का कलर होता है वो रेंज क्या होती है ब्रिक के कलर की, लाइट येलो टू रेड। ये डिपेंड करता है कि कितना आपने आयरन ऑक्साइड डाला है। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, जो कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हुआ। और जो आयरन ऑक्साइड होता है ये इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देता है ब्रिक्स को। नेक्स्ट है लाइम। लाइम जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज अ फ्लक्स एक्ट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिलिका फ्यूज़ हो पाए बर्निंग के समय और ब्रिक्स के पार्टिकल्स को बाइंड कर पाए। और लाइम जो होता है ये श्रिंकेज से बचाता है, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं हो पाए ड्राइंग के बाद। लाइम जो है वो श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। और अगर लाइम एक्सेस अमाउंट में होगा तो उससे क्या हो जाएगा, लम्प्स फॉर्म्ड होने लगेंगे ब्रिक्स में, और ब्रिक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और ब्रिक्स का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। So excess lime in the form of lumps causes brick to disintegration and hence brick shape is lost. अगर लाइम ज़्यादा मात्रा में होगा तो ब्रिक्स अपने शेप को लॉस्ट कर देगा क्योंकि ब्रिक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। ये लेस देन 1% होना चाहिए। ये इम्पार्ट करता है येलो टिंट। जो ब्रिक्स में थोड़ा सा येलो कलर आता है वो मैग्नीशिया की वजह से आता है। ये श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ये ब्रिक्स को डीके कर सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं क्ले का, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले और ब्रिक अर्थ। नेक्स्ट है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को एक स्पेसिफिक शेप देना। थर्ड ड्राइंग, उनको सुखाना। फोर्थ बर्निंग, प्रॉपर हीट देना ताकि वो फाइनल स्ट्रेंथ अचीव कर पाए। नाउ फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। इसमें और भी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग और टेम्परिंग। जो भी सॉइल हम ब्रिक्स बनाने के लिए लेते हैं वो 20 सेंटीमीटर जो भी सॉइल होता है उससे नीचे की लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर के जो 20 सेंटीमीटर होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ऊपर का 20 सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल है वो नहीं लिया जाता है, उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। उसका मीनिंग होता है अनसॉइलिंग। ऊपर के टॉप लेयर ऑफ सॉइल ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ इज टेकन आउट एंड थ्रोन अवे एज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। टॉप के 20 सेंटीमीटर को हम फेंक देते हैं। नेक्स्ट है डिगिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्ले को निकालते हैं और ग्राउंड में डाल देते हैं, या अपने क्ले को डग किया फिर उसको ग्राउंड में फैला देते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग। जो क्ले हम यूज़ करते हैं वो फ्री होना चाहिए स्टोन, पेबल्स और वेजिटेबल मैटर से, मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी स्ट्रेंथ अचीव कर पाएगी। अगर ये सब प्रेजेंट है अगर क्ले में, सो सबसे पहले हम उस क्ले को वॉश करेंगे और स्क्रीन करेंगे। क्ले को वॉश कर देंगे फिर स्क्रीनिंग कर देंगे। उसके बाद आता है वेदरिंग। वेदरिंग में हम क्या करते हैं, क्ले को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं। 7 days 24 आवर्स के लिए हम एटमॉस्फेयर में क्ले को छोड़ देते हैं ताकि वो क्ले जो है वो सॉफ्ट हो पाए। नीचे की जो क्ले रहेगी, अंदर की जो सॉइल जो रहेगी वो हार्ड रहेगी, सो उसको हम एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ताकि वो जो क्ले है वो सॉफ्ट हो पाए। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग। फिर क्ले को क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे घुमाएंगे उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको ब्लेंडिंग करेंगे, मीन्स अच्छे से हम मिक्स करेंगे क्ले को। नाउ द लास्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, वो है टेम्परिंग। इसमें हम पानी को डालते हैं क्ले में और फिर अच्छे से जो पूरा मास है, मीन्स क्ले के और वाटर को अच्छे से मिक्स करते हैं, नीड करते हैं उसको। उसके बाद उसको हम अच्छे से प्रेस करते हैं पैरों से या केटल के द्वारा, ताकि एक होमोजीनियस मास ऑब्टेन हो पाए जिसका करेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म हो, मीन्स सेम करेक्टरिस्टिक्स के आपके पार्टिकल्स हो पाएँ, तो इसीलिए हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर टेम्परिंग को हम पग मील्स में करेंगे और वहीं पे ऑपरेशन करेंगे, वो प्रोसेस कहलाता है पगिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा मोल्डिंग।
अब जो हमने क्ले को बनाया उसको हम मोल्ड्स में डालेंगे ताकि एक डेफिनाइट शेप आ पाए और एक डेफिनाइट पैटर्न आ पाए हमारे ब्रिक्स में। और जो मोल्डिंग होती है वो दो तरीके से की जाती है, या तो आप हैंड से कर सकते हैं या तो आप मशीन से कर सकते हैं। अगर आपके पास जो मड है वो सॉफ्ट है तो आप उसको हैंड से करिए, हैंड मोल्डिंग। अगर जो मड है वो स्टिफ है तो उसको मशीन से करना पड़ेगा, वो होगा आपका मशीन मोल्डिंग। नेक्स्ट, जो हैंड मोल्डिंग होती है जो कि सॉफ्ट मड क्ले होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप उसको ग्राउंड में भी कर सकते हैं विच इज़ ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, या तो आप उसको टेबल में रख के भी कर सकते हैं विच इज़ टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। नेक्स्ट, अगर स्टिफ मड है तो आप उसको मशीन मोल्डिंग करेंगे जो कि 2 टाइप से होगी। फर्स्ट है प्लास्टिक क्ले मशीन, सेकेंड है ड्राई क्ले मशीन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्राइंग। अगर हम ब्रिक्स को डायरेक्ट बर्न कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो ब्रिक्स में स्ट्रेंथ होगी वो अच्छे से नहीं अचीव हो पाएगी और ब्रिक्स टूटने लगेगी, क्रैक्स हो जाएंगी। इसीलिए ब्रिक्स को बर्न करने के पहले हम ब्रिक्स को ड्राई करते हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स होता है जब हम उसको मोल्ड करके बनाते हैं उसमें 7 to 30% मॉइस्चर होता है। सो उस मॉइस्चर को हम हटाते हैं ताकि जो क्रैक्स हैं वो नहीं आ पाए और ब्रिक्स डिस्टॉर्ट नहीं हो। सो फर्स्टली मोल्डेड ब्रिक्स आर ड्राइड टू रिमूव मॉइस्चर। मॉइस्चर को हटाने के लिए जो ब्रिक्स हमने मोल्डेड ब्रिक्स बनाई है उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं फॉर कंट्रोलिंग ऑफ श्रिंकेज, ताकि श्रिंकेज नहीं हो पाए और फ्यूल जो यूज़ होगा बर्निंग के समय वो बच जाए। फ्यूल को सेव करने के लिए भी हम सबसे पहले ब्रिक्स को ड्राई करते हैं, और इसको हम तब तक ड्राई करते हैं जब तक ब्रिक्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5 to 7% नहीं हो पाए। और जो ड्राइंग पीरियड है वो वेरी करता है 7 to 14 डेज। जब तक 5 to 7% मॉइस्चर नहीं हो जाए तब तक हम ब्रिक्स को ड्राई करते हैं। नाउ ड्राइंग जो प्रोसेस है वो दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल प्रोसेस, आप उसको डायरेक्ट छोड़ दीजिए मोल्डेड ब्रिक्स को। सेकेंड है आर्टिफिशियल, हम आर्टिफिशियली ब्रिक्स को ड्राई करेंगे। इसके 2 मेथड है, फर्स्ट है हॉट फ्लोर ड्रायर से, सेकेंड है टनल ड्रायर से। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को इसलिए बर्न किया जाता है ताकि ब्रिक्स अच्छे से हार्ड हो पाए और ब्रिक्स में स्ट्रेंथ आ पाए और वो एक डेंस और ड्यूरेबल बन पाए। सो बर्निंग इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू ब्रिक्स एंड मेक्स देम डेंस एंड ड्यूरेबल। ब्रिक्स शुड बी बर्न प्रॉपरली। ब्रिक्स को अच्छे से बर्न करना चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा बर्न कर देंगे तो ब्रिक्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगी और जल्दी से टूट जाएंगी। अगर ब्रिक्स कम बर्नड है मीन्स अगर उसको हम कम जलाएंगे तो वो सॉफ्ट रह जाएंगी और लोड्स कैरी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हमको ब्रिक्स को प्रॉपरली बर्न करना चाहिए ताकि वो ब्रेक भी ना हो पाए और वो प्रॉपर तरीके से लोड भी कैरी कर लें। नाउ बर्न करने के लिए 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन जो कि किया जाता है 400 to 650 डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड है ऑक्सीडेशन जो कि किया जाता है 650 to 900 डिग्री सेल्सियस में। लास्ट है विट्रीफिकेशन, ये किया जाता है 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस फॉर लो मेल्टिंग क्ले। अगर टेम्परेचर हम रखते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस, ये होता है हाई मेल्टिंग क्ले के लिए। बर्निंग हम या तो क्लैंप में भी कर सकते हैं या तो किल्न्स में भी कर सकते हैं। नाउ अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी ब्रिक्स अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं। सो इसीलिए गुड ब्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, साइज़ एंड शेप। जो ब्रिक्स का साइज़ और शेप है वो कैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म साइज़ की ब्रिक होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर सरफेस होना चाहिए जिसके साइड्स पैरेलल हैं और शार्प स्ट्रेट एजेस होने चाहिए। इस तरीके से मीन्स जो उसके एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए। ये कहलाती है आपकी गुड ब्रिक। नेक्स्ट, कलर। कलर क्या होना चाहिए ब्रिक का। ब्रिक्स होना चाहिए यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर का। नाउ नेक्स्ट है टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस। जो सरफेस है ब्रिक का वो ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं होना चाहिए ताकि जो मोटर है वो उसमें टिक भी ना पाए। सो इसीलिए उसका जो टेक्सचर है वो एक प्रॉपर सरफेस होना चाहिए और ब्रिक्स को हमको प्री कॉम्पैक्ट करना चाहिए और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर ऑब्टेन करना चाहिए ब्रिक का। ब्रिक शुड हैव प्री कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। ब्रिक्स को हमको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है और एक अच्छा टेक्सचर देना है। नेक्स्ट है हार्डनेस। ब्रिक्स इतनी हार्ड होनी चाहिए जैसे कि हम उसमें एक स्क्रैच करें अपने फिंगर से तो उसमें कोई भी इम्प्रेशन नहीं आ पाए। नेक्स्ट है साउंडनेस। जब 2 ब्रिक्स एक दूसरे के साथ टकराए
तो एक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, अ मेटेलिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। ये क्राइटेरिया है कि आपका ब्रिक अच्छा है। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्राई वेट से। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे देखा जाता है, जब हम उसको ईंटे को इमर्स करके रखते हैं फॉर 24 आवर्स। 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट, ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, ग्रिड्स, ऑर्गेनिक मैटर। ब्रिक अर्थ में स्टोन्स, ग्रिड्स, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है ऑन फील्ड प्रैक्टिस। फील्ड में हम कैसे देखेंगे कि ब्रिक कैसा है। सो क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। उनके फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ब्रिक्स जो हैं वो 4 क्लास में क्लासीफाइड हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ये बनाई जाती है टेबल मोल्डेड और किल्स में, बर्नट इन क्लिन्स। इनका कलर होता है डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर। इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, रेक्टेंगुलर होता है, पैरेलल होते हैं इनके साइड्स, शार्प और स्ट्रेट एजेस होते हैं और जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, मीन्स परफेक्ट टाइप का ब्रिक। फ्री फ्रॉम फ्लॉस, क्रैक्स, स्टोन्स, यूनिफॉर्म टेक्सचर। इसमें कोई भी क्रैक्स और स्टोन यानी कि इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए और टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, नो इम्प्रेशन ऑफ फिंगर नेल व्हेन स्क्रैच्ड। जब हम उसमें अपने फिंगर से स्क्रैचिंग करें तो कोई भी इम्प्रेशन उसमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, मेटालिक रिंगिंग साउंड कम व्हेन 2 ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। अगर 2 ब्रिक्स को आपस में टकराया जाए तो एक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। वाटर एब्सॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके ड्राई वेट से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं पॉइंटिंग में, एक्सपोज्ड फेस वर्क, इन मैसनरी स्ट्रक्चर्स, फ्लोरिंग में, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में। नेक्स्ट है सेकेंड क्लास ब्रिक। ये कैसे बनाई जाती है, ये ग्राउंड मोल्डेड होती हैं और किल्स में बर्न की जाती हैं। इसमें स्मॉल क्रैक्स और डिस्टॉर्शंस अलाउ होता है। इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 22% अलाउ रहता है और इसकी स्ट्रेंथ यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये कहाँ यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमारा जो वर्क है वो अनइम्पॉर्टेंट है। हिडन मैसनरी वर्क, सेंटरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है थर्ड क्लास ब्रिक। ये कैसी होती है, ये ग्राउंड मोल्डेड होती हैं और इनको जलाया जाता है क्लैंप्स में। ये सॉफ्ट रेडिश येलो कलर की होती हैं। इनमें जो साउंड आता है जब हम इनको स्ट्रक करते हैं वो डल साउंड होता है। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 25% होना चाहिए ड्राई वेट का। इसका जो सरफेस है वो रफ हो सकता है विथ इरेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड एजेस। ये यूज़ कहाँ होती है, अनइम्पॉर्टेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे रेनफॉल हैवी नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ क्लास ब्रिक। ये कैसी होती हैं, ये ओवर बर्नट होती हैं। इनको हम ज़्यादा जला सकते हैं। बैडली डिस्टॉर्टेड इन शेप, साइज़ और ब्रिटल इन नेचर। इनका जो शेप और साइज़ है वो प्रॉपर नहीं होता है और इनका जो नेचर है वो ब्रिटल नेचर होता है, मीन्स अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूट जाती हैं। ये कहाँ यूज़ की जाती है, बैलास्ट ऑफ such brick is used for foundation and floors in lime concrete and road metal because burnt bricks have compact structure. इनका जो structure है वो compact होता है and found to be stronger than even first class brick. ये यूज़ की जाती है फाउंडेशन और फ्लोर के लिए इन लाइम कॉन्क्रीट और रोड मेटल के लिए, क्योंकि जो ये ब्रिक्स होती हैं इनमें स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। अ ब्रिक इज़ जनरली सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टेस्ट टू फाइंड आउट इट्स सुटेबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे पहले हम ब्रिक की टेस्टिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस टाइप की ब्रिक को उस कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करेंगे। जैसी ब्रिक होगी उस हिसाब से उस कंस्ट्रक्शन वर्क में हम उस ब्रिक को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, सेकेंड होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, थर्ड है इफ्लोरेसेंस टेस्ट। सो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये कैसे किया जाता है,
सबसे पहले हम ब्रिक में कोई भी जो अनइवननेस रहती है ब्रिक्स के फेसेस के ऊपर उसको हटाते हैं। उसके बाद ब्रिक को हम रूम टेम्परेचर में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर। फिर जो भी फ्रॉग होता है ब्रिक के ऊपर और उनके जो वॉइड्स होते हैं बेड फेसेस में, उसको फिल्ड करते हैं हम सीमेंट मोर्टर 1:3 के रेशियो में। उसके बाद हम ब्रिक को स्टोर करके रखते हैं डैम्प जूट बैग्स के अंदर 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद हम उसको इमर्स करके रखते हैं क्लीन वाटर में 3 डेज़ के लिए। पहले जूट बैग में रखेंगे 24 आवर्स के लिए, फिर उसके बाद क्लीन वाटर में रखेंगे 3 डेज़ के लिए। फिर जो स्पेसिमेन ऑब्टेन होगा सो उसका जो फ्रॉग वाला शेप है उसको हम ऊपर रखेंगे जिसमें मोर्टर फिल्ड रहेगा, और जो फ्लैट फेस रहेगा उसको नीचे रखेंगे टेस्टिंग मशीन के ऊपर। फिर हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेंगे एक्चुअली यूनिफॉर्म रेट में, वो है 14 मेगापास्कल पर मिनट के रेट से हम लोड अप्लाई करेंगे। तब तक अप्लाई करेंगे जब तक वो ब्रिक का फेलियर ना हो जाए, और वो हम मैक्सिमम लोड जिसमें फेलियर होगा उसको नोट डाउन करेंगे। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ मैक्सिमम लोड एट फेलियर बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक। सो यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्रिक की। सो यहाँ से हम एवरेज लेंगे 5 रिजल्ट्स का। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्रिक का वो डिपेंड करेगा कि उसमें पोरोसिटी कितनी है। लगभग जो सब ब्रिक्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय कैपिलरी एक्शन। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मीन्स ब्रिक कितना पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वो इंडिकेट करता है कि ब्रिक में कॉम्पैक्टनेस कितनी है। जब हमने उसको जलाया है तो ब्रिक्स में कॉम्पैक्टनेस किस डिग्री का है। एब्जॉर्प्शन 2 क्लास में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है नॉर्मल एब्जॉर्प्शन, सेकेंड है इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन IRA। ये दोनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है इन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ब्रिक। अप्रोप्रिएट ब्रिक को सिलेक्ट करने के लिए ये दोनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बार हम ठंडे पानी में करते हैं, एक बार हम बॉइलिंग वाटर में करते हैं। जब हम कोल्ड वाटर टेस्ट करते हैं सो उसमें क्या करते हैं, एक ओवन ड्राई स्पेसिमेन लेते हैं हम जिसका वेट W1 है, उसको हम इमर्स करते हैं पानी में रूम टेम्परेचर के अंदर, यानी कि 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए हम उसको रख देते हैं ब्रिक्स को रूम टेम्परेचर में। फिर जो स्पेसिमेन है उसको हम हटाते हैं, फिर इसका वजन लेते हैं। सो ये हो जाएगा W2। सो वाटर एब्जॉर्प्शन जो आएगा 24 आवर्स में वो हो जाएगा W24 इन परसेंटेज विल बी W2 - W1 बाई W1 × 100। जो W1 है ये ओवन ड्राई स्पेसिमेन का वेट है, और W2 जो है जब हम उसको पानी में रखते हैं 24 आवर्स के लिए वो है। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर टेस्ट। इसमें भी हम क्या करते हैं, ओवन ड्राई स्पेसिमेन का वेट लिख के रखते हैं जो कि W1 है। फिर उसको हम इमर्स करके रखते हैं एक टैंक में जिसमें पानी रहता है, वो 1 आवर तक बॉईल किया जाता है, और उसको कंटिन्यूसली बॉईल करते हैं 5 आवर्स के लिए। फिर वो जो पानी होता है गर्म पानी उसको हम ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर में, नेचुरल लॉस हो ताकि उस पानी का विदिन 16 to 19 आवर्स 16 to 19 आवर्स हम उस पानी को बाहर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद स्पेसिमेन को हम फिर से वेट करते हैं जो कि W3 हो जाएगा। ओवन ड्राई स्पेसिमेन का वेट W1 हम नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रिक को पानी में डाल के रखते हैं बॉइलिंग वाटर के लिए, बॉइलिंग वाटर में 5 आवर्स के लिए। फिर वाटर को हम नेचुरली कूल करने रखते हैं 16 to 19 आवर्स के लिए। फिर स्पेसिमेन को निकालते हैं, फिर उसका अगेन हम वेट लेते हैं, दैट इज़ W3। वाटर एब्जॉर्प्शन हम ऑब्टेन करते हैं परसेंटेज से। सो ये हो जाएगा परसेंटेज इक्वल्स टू W3 - W1 बाई W1 × 100। नाउ अब जो 2 कैलकुलेशन हमने किया है, एक कोल्ड वाटर और एक बॉइलिंग वाटर में, सो ये यूज़ किए जाते हैं सैचुरेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं 24 आवर कोल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि W24 से हम डिवाइड करते हैं W5 को 5 आवर बॉइलिंग वाटर एब्जॉर्प्शन से। सो आता है हमारा सैचुरेशन कोफिशिएंट। सैचुरेशन कोफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि ब्रिक कितना पानी को एब्जॉर्ब करता है इन द फर्स्ट मिनट। जैसे ही हम पानी डालेंगे उसके पहले मिनट में ब्रिक्स कितना पानी को एब्जॉर्ब करता है। सो द इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और सक्शन इज द रेट ऑफ हाउ मच वाटर अ ब्रिक्स ड्रॉस इन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ वाटर। पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही
फर्स्ट मिनट में कितना वाटर ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा। सक्शन हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द बॉन्ड बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टर। जो सक्शन होता है इससे ये पता चलता है कि ब्रिक और मोर्टर के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है। अगर ब्रिक में हाई सक्शन होगा, मीन्स अगर उसने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, सो हम ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट जॉइंट अचीव नहीं हुआ है। हाई सक्शन ब्रिक शुड बी वेटेड फॉर 3 to 24 आवर्स प्रायर टू लेइंग टू रिड्यूस द सक्शन एंड अलाउ द ब्रिक सरफेस टू ड्राई। अगर ब्रिक्स ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं पानी को, सो हम उसको ब्रिक्स को ड्राई करेंगे सबसे पहले 3 to 24 आवर्स के लिए, ताकि जो सक्शन है वो कम हो पाए। और जो भी ब्रिक में कम सक्शन ऑब्टेन होता है उसको हमको ढक के रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए जॉब साइट में। नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस टेस्ट। जो भी ब्रिक्स है हमारा, उसको हम एक ग्लास डिश के अंदर रखते हैं। उसका साइज़ है 180 × 180 × 40 mm। इस साइज़ के डिश में हम डाल के रखते हैं, जो कि स्क्वायर शेप का होता है, और इसमें हम पानी डालते हैं 25 mm डेप्थ तक रूम टेम्परेचर के अंदर, तब तक जब तक ये पूरा पानी ये ब्रिक सोख न ले, और रूम जो है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद पानी को हम फिर से डालते हैं 25 mm डेप्थ तक उस डिश के अंदर। फिर ये हम फिर देखते हैं कि ब्रिक पूरा पानी को एब्जॉर्ब और इवॉपरेट कर लिया है कि नहीं। फिर उसके बाद हम वो डिश को ढक के रखते हैं एक ग्लास सिलेंडर के ऊपर, ताकि एक्सेसिव इवॉपरेशन नहीं हो पाए, मीन्स और ज़्यादा पानी उस ब्रिक से नहीं चला जाए। फिर जो ब्रिक्स हैं उनको हम सेकेंड इवॉपरेशन के बाद देखते हैं। पहले हमने जो किया इवॉपरेशन उसमें नहीं, सेकेंड जब 25 mm वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा सेकेंड टाइम वाला, उसको हम देखते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी एरिया में वाइट पैचेस आए हैं उस एरिया को हम मेजर करते हैं। ब्रिक्स के जितने एरिया में वाइट पैच आए हैं उस एरिया को हम मेजर करते हैं। और जो भी इफ्लोरेसेंस का प्रेजेंट होता है, मीन्स कितना इफ्लोरेसेंस ब्रिक में है, वो क्लासीफाई किया जाता है एज नील, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी या सीरियस। नील यानी कि बिल्कुल इफ्लोरेसेंस नहीं है, स्लाइट यानी कि थोड़ा सा है, मॉडरेट यानी कि मीडियम इफ्लोरेसेंस है, हैवी यानी कि थोड़ा ज़्यादा इफ्लोरेसेंस है, सीरियस यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस हैं ब्रिक्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।